हेलो, वेलकम टू एडवाइजर। एनसीईआरटी सीरीज हमने स्टार्ट की है ऑफ क्लास 7th और हमने यहाँ पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 8 पे, दैट इज विंड, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। जैसे उड़ीसा में एक बार साइक्लोन आया था 18 अक्टूबर 1999 में, और फिर उसी साल 29 अक्टूबर में आए। ठीक है, साइक्लोन के का इमेज कुछ इस तरीके से आप सैटेलाइट इमेज देख सकते हो, जिसको दिया है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे जब विंड स्पीड की बात की जा रही है यहाँ पे, तो विंड स्पीड कितनी थी? 200 किलोमीटर पर आवर। उसी तरीके से जब 29 अक्टूबर को आया तो तब विंड स्पीड कितनी थी? 260 किलोमीटर पर आवर। यानी विंड स्पीड इतनी ज्यादा होने की वजह से ये इतना ज्यादा ड्रास्टिक हो गया। ठीक है, तो ये जो विंड की स्पीड है वो इतनी ज्यादा हुई कैसे, या विंड कैसे होता है, किस तरीके से स्पीड जनरेट हो गई है, नेचर में ऐसा क्यों होता है, वो सारी चीजों को इस चैप्टर में हम समझने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं विंड की। तो आपको पता है कि एयर जो ये मूव कर रही है उसको हम कहते हैं हवा। जैसे हम नॉर्मली हम कह रहे हैं ना, हवा चल रही है, तो हवा चल रही है कि क्या मतलब होता है कि एयर जो है वो बेसिकली मूव कर रही है। सिंपल सिंपल भाषा में यही है। अब क्या एयर प्रेशर एक्सर्ट करती है? आपने कई बार देखा होगा, जैसे मान लीजिए कि आप ये नाव है, पेपर की नाव आपने बनाया और आपने इसको, आप सोच रहे हो कि पानी में मैं इसको तैरा देता हूँ। ठीक है, और मान लो हवा इस तरफ से चल रही है, तो क्या पॉसिबल है कि नाव को आप इस डायरेक्शन में मूव कर पाओ? नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर हवा इस तरफ से चल रही है तो ये बहुत ही लाजमी है कि जो आपका नाव है वो इस तरफ मूव करेगा, यानी उसका डायरेक्शन जो है विंड स्पीड की डायरेक्शन में होगा, कभी भी उसके अगेंस्ट में नहीं होगा, क्योंकि वो इतना प्रेशर एक्सर्ट नहीं कर पा रहे जितना विंड एक्सर्ट कर। लेकिन विंड अपनी खुद की एक फोर्स लगा रही है। ठीक है, इसी तरीके से आप बाइसाइकिल भी चलाते हो, आप बैलून भी फुलाते हो, ये सारी चीजें देखो, इसमें क्या है कि आपका एक अपना फोर्स लगता है, लेकिन वो फोर्स जो है वो कम होता है इन कंपैरिजन टू सामने वाले का फोर्स, यानी कि विंड की स्पीड। ठीक है, तो यानी कि कहीं ना कहीं जो एयर है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है। इसको हम बहुत सारे एक्टिविटीज से भी समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने एक टिन कैन ले लिया है, वेट अ मिनट, ओके, यस, ये टिन कैन लिया है और टिन कैन को हमने इसे बॉईल करना है, मतलब इसके अंदर हमने पानी रखा है। ठीक है, आधा पानी रखा हुआ है और फिर हम इसको बॉईल करने की कोशिश कर रहे हैं। बॉईल किया हमने तो ऑब्वियसली ये जो पानी है वो जब गैस में कन्वर्ट होगा तो इसमें बहुत सारे एयर जो है, वार्म एयर, ये गर्म हवा होगी ना, ये काफी ज्यादा जब अच्छे से बॉईल हो जाएगा, हमने तुरंत क्या कर दिया, इस टिन कैन का जो कवर है बहुत ही टाइटली उसको बंद कर दिया और हीट से रिमूव कर दिया, और तुरंत उसके ऊपर ठंडा पानी डाला। जैसे ही हमने ठंडा पानी डालेंगे, ये जो गर्म हवा है वो किसमें मतलब कन्वर्ट हो जाएगी, वो कंडेंस हो जाएगी किसमें? लिक्विड में। आपने ये चीज पढ़ी है ना कि आपका जो कन्वर्ट होता है, लिक्विड जो है वो आपका गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे सिंपली यही चीज हो रही है कि जो लिक्विड है, पहले हमने क्या किया, जब हीट दिया तो लिक्विड को हमने कन्वर्ट किया किसमें? वेपर में कन्वर्ट किया। ठीक है, यानी कि गैस में कन्वर्ट किया। फिर उसके बाद ये जो वेपर है, इस वेपर को जैसे ही इसमें पानी डाला, तो पानी डालने की वजह से क्या हुआ, ये वेपर जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा और उसके साथ साथ जो ये हीट है इसको भी रिलीज करेगा। ठीक है, हीट रिलीज करेगा। जब भी आप इतने गर्म चीजों पे अगर कोई पानी डालते हो ना, आपको एकदम से जैसा ऐसा लगेगा थोड़ा से गर्म चीज जो है, बगल से गर्म हवा आपको फील होगा, महसूस होगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जैस और ये जो इसका शेप है वो कैसे डिस्टॉर्ट हो गया, देखो इसमें क्या होता है, जैस इसमें बहुत सारा गर्म हवा है। ठीक है, गर्म हवा होने की वजह से क्या हुआ, ये काफी, इसने अपना शेप अभी बरकरार रखा है। अब जैसे हमने इसमें ठंडा पानी डाला, ये जितनी भी गर्म हवा है वो किसमें कन्वर्ट हुई, वो लिक्विड में कन्वर्ट होने लगी। तो अंदर जो प्रेशर है, एयर प्रेशर है, वो अंदर की तरफ लो हो जाएगा और बाहर की तरफ, इस टिन के बाहर जो एयर प्रेशर है वो हाई है। ठीक है, तो हाई से लो की तरफ जो प्रेशर है वो इस तरीके से एग्जर्ट होगा। ठीक है, बाहर से इस तरीके से प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, नेचर अपनी तरफ से प्रेशर एग्जर्ट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जैसे हमने ठंडा पानी डाला ये पूरी की पूरी तरीके से डिस्टॉर्ट हो जाएगा और उसके साथ साथ हीट भी लिबरेट करेगा। यहाँ पे हीट भी लिबरेट होगी। ठीक है, तो इससे हमको ये बात समझ में आती है कि एयर जो है वो प्रेशर एग्जर्ट करता है। ठीक है, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज के जरिए आप इसको देख सकते हो। जैसे पतंग उड़ा रहे हो, आप हमेशा देखोगे विंड के
करना भी विंड के डायरेक्शन में ही, विंड के साथ ही हमको इजी लगता है। तो यानी कि ये सारे जितने भी एक्सपीरियंसेस आपने किए हैं, ऑब्वियसली किए ही होंगे लाइफ में, तो इससे आपको ये समझ में आता है कि एयर जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है, और इसी प्रेशर की वजह से भी ना आपने कई बार देखा हो बैनर्स हो या फ्लैग्स हो या लीव्स हो ट्रीज की, वो बहुत ज्यादा फ्लटर करती हैं, आवाज करती हैं, ऐसे फटफट फटफट करके आवाज आती है। ठीक है, तो ये आवाज जो है वो किस वजह से आई? एयर की वजह से, ये जो विंड जो फ्लो कर रही है उसके वजह से आ रही है। ठीक है, यहाँ पे यही चीज समझाई गई है जो मैंने आपको यहाँ डिस्टॉर्शन का से चीजें समझाई है। कंप्रेस हो गई है, इसको आप कंप्रेस कह सकते हो या डिस्टॉर्ट कह सकते हो। तो इससे हमको पहली चीज क्लियर हुई है कि एयर जो है क्या होता है। दूसरी चीज समझ में आई कि एयर जो है प्रेशर एक्सर्ट करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि हाई स्पीड की जो विंड्स होती है वो किस तरीके से रिड्यूस्ड एयर प्रेशर को एकम्पनी करती है, यानी कि उसको उसका साथ देती है। जैसे यहाँ पे एक और कई सारी एक्टिविटी है। पहली एक्टिविटी है कि ब्लोइंग इनटू द बॉटल। आपने ये बॉटल है, बॉटल में आपने क्या किया, कुछ पेपर को क्रम्पल करके आपने इसको डाल दिया इसके अंदर, और फिर यहाँ से ब्लो किया, एयर को ब्लो किया, विंड को ब्लो किया। ठीक है, जब आपने यहाँ पे विंड को ब्लो किया तो विंड स्पीड यहाँ पे काफी ज्यादा है ना, विंड स्पीड काफी ज्यादा है, लेकिन देखो प्रेशर जो है वो लो हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ की तरफ होगा तो हमेशा हाई से लो की तरफ मूव करता है, तो ये कोशिश करेगा यहाँ पे जो क्रम्पल किया वो जो पेपर बॉल है वो इस तरीके से टकराता है, इस ये जो कंटेनर का जो वॉल है ना उससे टकराएगा ताकि वो बाहर की तरफ मूव कर पाए। अब बाहर की तरफ तो मूव कर नहीं सकता क्योंकि विंड स्पीड यहाँ से आ रही है। ठीक है, ये एक एक्टिविटी है। दूसरी एक्टिविटी आप यहाँ बैलून के साथ भी देख सकते हो। ये दो बैलून आपने क्या किया, उसको टांग दिया, उसमें उस बैलून में थोड़ा सा पानी भी है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पानी भी है उस बैलून में, और फिर आपने क्या किया, बीच से फूंक मारी। जब आप बीच से फूंक मारोगे तो जब प्रेशर फूंक मार रहे हो ना तो बीच का जो हवा है वो ऑब्वियसली शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, जो हवा शिफ्ट होगी तो प्रेशर जो है वहां पे प्रेजेंट एयर जब हट गया तो वहां पे प्रेशर भी तो लो हो जाएगी। जब एयर हटा तो प्रेशर लो हो गया। जब प्रेशर लो होगा तो जहां भी हाई प्रेशर यानी कि जहां भी काफी ज्यादा विंड है वो इस तरफ मूव करने की कोशिश करेगी। ठीक है, जब मूव करने की कोशिश करेगी तो ये बैलून को भी शिफ्ट करेगी, दोनों को एक दूसरे की तरफ। ठीक है, ये दूसरी एक्टिविटी है। इसी तरीके से ये तीसरी एक्टिविटी है। तो इन सारी एक्टिविटीज से आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या इन्फ्रेंस निकल रहा है? सिंपल इन्फ्रेंस यही है कि आपका जो एयर है वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, और हमेशा जो ये प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, ये जो विंड स्पीड जो इंक्रीज हो रही है वो रिड्यूस्ड एयर प्रेशर के साथ एकम्पनी कर रही है। यानी कि जहां भी लो प्रेशर आ रहा है, ठीक है, जहां भी लो प्रेशर आ रहा है वहां पे विंड की जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जा रही है। ठीक है, कैसे ये हो रहा है एग्जैक्टली वो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इससे एक और हम इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं। जैसे एक यहाँ पे एक और एक्टिविटी कर लेते हैं, उस एक्टिविटी से आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए बॉइलिंग ट्यूब है, बॉइलिंग ट्यूब में हमने क्या किया, यहाँ पे बैलून लगा दिया। ठीक है, और उस बॉइलिंग ट्यूब को हमने, ये जो पानी है ये गर्म पानी है, जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है नीचे, ये बॉइलिंग ट्यूब है, इसमें ये इमर्स्ड इन हॉट वाटर, गर्म पानी में हमने इसको इमर्स किया। जैसे ही गर्म पानी में इमर्स किया, आपको पता है कि जो गर्म पानी है, ठीक है, उससे वाटर जो है, देखो यहाँ पे नॉर्मली होता क्या है, कन्वेक्शन कैसे सेट होता है वो समझिए पहले। जैसे पानी है, इसको हमने क्या किया, इसको हमने हीट दिया तो पानी यहाँ पे गर्म होगा। जब पानी गर्म होगा तो इसके ऊपर की जितनी भी हवा है वो भी तो गर्म होगी। जब हवा गर्म होगी तो वह एक्सपैंड करेगी यानी कि फूलेगी, यानी कि हल्की हो जाएगी। ठीक है, जैसे एक्सपैंड करेगी और हल्की हो जाएगी, उसको ज्यादा स्पेस चाहिए तो वो ऊपर की तरफ मूव करनी शुरू कर देगी। ठीक है, तो वार्म एयर जो है वो ऊपर की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, देखो यहाँ पे एयर हट गया ना तो प्रेशर लो हो गया। एयर का जो प्रेशर था, यहाँ पे एयर था इसी वजह से तो प्रेशर लग रहा था, लेकिन अब यहाँ से एयर हट गया तो प्रेशर क्या हो गया, लो हो गया। जब प्रेशर लो होगा तो ये लो प्रेशर कोशिश करता है, हमारा एनवायरमेंट, हमारा नेचर कोशिश करता है कि कहीं पे अगर प्रेशर लो है ना तो वो लो ना रहने दे, उसको मेंटेन करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो अगल बगल से जितनी भी ठंडी हवा है ना वो इस तरफ आना शुरू हो जाएंगी। जैसे ही वो इस तरफ आना शुरू हो जाएंगी, यहाँ पे प्रेशर फिर से मेंटेन होगा। तो देखो यहाँ पे ठंडी हवा यहाँ पे आई, गर्म हवा जो है ऊपर चली गई, तो इस तरीके से जो है कन्वेक्शन सेट होता है। ठीक है, तो एक चीज और आपको समझ में आ रही है कि यहाँ पे देखो खूब तेजी से हवा आ रही है ना, यानी कि यहाँ कैसा प्रेशर होगा, यहाँ होगा हाई प्रेशर। और ये किस तरफ, ये प्रेशर से किस तरफ आ रही है, जहां पे प्रेशर लो है। यानी कि ये भी हम इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं कि ये जो स्पीड है, ये जो एयर है वो हमेशा
जो है किस तरफ से मूव करता है, हाई रीजन से, यानी कि हाई एयर प्रेशर से वो मूव करता है लो एयर प्रेशर की तरफ। ठीक है, यानी जितना डिफरेंस क्रिएट होता जाएगा एयर उतनी तेजी से मूव करती रहेगी। यानी एयर जो वार्म एयर है वो जितना ज्यादा गर्म होगा और जितना जल्दी वो ऊपर जाएगा उतना जल्दी कोल्डर एयर उसकी जगह लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आई गेस बात समझ में आ रही है कि जितनी तेजी से ये काम होगा, राइज अप जितनी तेजी से होगा उतनी ही तेजी से कोल्डर एयर उसकी जगह लेने की कोशिश करेंगे, और ये काम जितनी जल्दी होता रहेगा उतनी विंड की स्पीड भी बढ़ती रहेगी। ठीक है, यानी जितना ज्यादा डिफरेंस क्रिएट हुआ उतनी विंड की स्पीड बढ़ेगी, उतनी जल्दी जल्दी विंड जो है उसकी जगह लेने की कोशिश करेंगे, और ये जो है वार्म एयर उतनी जल्दी ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। तो नेचर भी इसी तरीके से एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करते हैं। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं हम ये इन सारे चीजों से हम ये समझते हैं कि जो एयर है वो हीट पे एक्सपैंड करता है। ठीक है, अब ये कैसे एक्सपैंड करता है यहाँ पे आपको ये इस बैलून वाले एक्सपेरिमेंट के जरिए मैंने समझा दिया। ठीक है, यहाँ पे यही एक्टिविटी को इन्होंने लिखा हुआ है जिसको उन्होंने समझाया है। ठीक है, इस तरीके से एक दूसरी एक्टिविटी को भी हम देख लेते हैं कि क्या जो ये एयर प्रेशर है या फिर ये जो लिखा है एयर जो है वो एक्सपैंड करता है क्या हीटिंग पे। जैसे हमने क्या किया, ये पेपर कप ले लिया और उस पेपर कप को ना यहाँ से देखिए ये बैलेंस क्रिएट किया, यानी कि दोनों इक्वल साइज के इक्वल वेट के ये पेपर कप है। और हमने क्या किया, फिर नीचे कैंडल को जो है जला दी काफी दूर, यानी कि पेपर ना जल जाए, सिर्फ नीचे रखा। अब जब नीचे रखा है तो इससे क्या होगा, गर्मी तो ऊपर जाएगी ना। ठीक है, स्मोक ऊपर की तरफ जाती है, यहाँ पे जितनी भी हवा है वो हवा गर्म होगी। इस कैंडल के पास, इस फ्लेम के पास जितनी भी हवा है सारी की सारी हवा गर्म होगी। जब ये हवा गर्म होगी तो ऑब्वियसली ये ऊपर की तरफ जाएगी। जब ये ऊपर की तरफ जाएगी तो यहाँ प्रेशर जो है वो लो हो जाएगा। ठीक है, ये ऊपर की तरफ गई। आपको पता है कि एयर जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है, तो जैसे ये वार्म एयर ऊपर की तरफ जाएगी ये इस जो ये पेपर कप है उसके इस वाले हिस्से पे जाके रुक जाएगी। ठीक है, अभी सिर्फ रुकेगी नहीं, प्रेशर एक्सर्ट करेगी। प्रेशर एक्सर्ट करेगी इस पेपर कप को ऊपर जाने के लिए करेगी। ठीक है, अब ये देखो ये पेपर कप अपनी डिस्टेंस से, यहाँ पे था पेपर कप यहाँ से ऊपर की तरफ चला गया। ये देखिए बैलेंस यहाँ पे ऐसा था, यहाँ बैलेंस डिस्टर्ब हो गया। डिस्टर्ब क्यों हुआ, क्योंकि एयर जब ये वार्म एयर ऊपर की तरफ राइज करी है तो ऊपर की तरफ राइज करने से क्या हुआ, प्रेशर एक्सर्ट हुआ है। ठीक है, यानी कि आपको ये बात समझ में आ रही है कि वार्म एयर कहीं ना कहीं जैसे ही हवा नॉर्मल जो हवा है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन जैसे हम हवा को गर्म करते हैं वो गर्म हवा जो है लाइट हो जाती है, हल्की हो जाती है। और जब हल्की हो जाए, कोई भी चीज हल्की होगी तो वो उड़ने लगेगी, है ना। इसीलिए मान लीजिए कोई एक टिन का बॉटल है या टिन का कंटेनर है, हवा खूब तेज चल रही है तो टिन का कंटेनर नहीं उड़ जाता, लेकिन वही प्लास्टिक का कोई बॉटल है या फिर पेपर का कोई बॉटल है, सॉरी पेपर कप है, तो वो उड़ना शुरू हो जाता है। क्यों, क्योंकि पेपर कप जो है वो लाइट होता है। ठीक है, लेकिन टिन जो है काफी हैवी होता है। टिन हैवी है तो उसको ज्यादा फोर्स लगाना है उसको मूव कराने के लिए, लेकिन पेपर कप को बहुत हल्का सा ही प्रेशर एक्सर्ट करने से मूव कर जाता है। तो यहाँ पे देखिए प्रेशर हल्का सा लगा, ये पेपर कप ऊपर हो गया और बैलेंस डिस्टर्ब हो गई। ठीक है, तो यानी कि क्या बात समझ में आई कि एज द वार्म एयर राइजेस अप इट पुशेस द बैग अबव द कैंडल। कैंडल के ऊपर का जो बैग है वो ऊपर की तरफ पुश हो गया, जिसके वजह से बैलेंस डिस्टर्ब हो गया। तो इन्फ्रेंस क्या निकल रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि क्या वार्म एयर लाइटर होता है कोल्डर एयर से, तो यस, वार्म एयर जो है वो कोल्डर एयर से लाइट होता है। यहाँ पे यही लिखा है, इन्फ्रेंस यही निकल रहा है कि इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट ऑन हीटिंग द एयर एक्सपैंड्स एंड ऑक्यूपाइज मोर स्पेस। कोई भी चीज अगर गर्म होगी ना तो वो एक्सपैंड करेगी तो उसको ज्यादा स्पेस चाहिए रहने के लिए, और जब ज्यादा स्पेस चाहिए तो वो क्या करेगी, वो ऊपर की तरफ मूव करेगी। ठीक है, सो व्हेन द सेम थिंग ऑक्यूपाइज मोर स्पेस इट बिकम्स लाइटर, तो वो लाइट हो जाएगी। तो वार्म एयर जो है वो लाइटर हो जाएगी कोल्डर एयर से, इसलिए वार्म एयर ऊपर की तरफ रह जाएगी, गर्म हवा ऊपर चली जाती है और कोल्डर जो ठंडी हवा है वो नीचे की तरफ रहती है। और यही रीजन है, स्मोक को भी आप देखो, कहीं अगर मान लीजिए आग जल रही हो, आप वहां पे देखिए जो धुआं होता है वो हमेशा ऐसे ऊपर की तरफ मूव करता है। ठीक है, इसी वजह से, क्योंकि वार्म एयर ऊपर की तरफ मूव करते हैं।
ठीक है। नेचर में भी इसी तरीके से सिमिलर सिचुएशंस होती हैं जिसकी वजह से वार्म एयर ऊपर की तरफ राइज करता है। ठीक है, जैसे ही वार्म एयर ऊपर की तरफ राइज करेगी, नीचे जो प्रेशर जो है वो लो होगा। देखो यहाँ पे प्रेशर लो हो गया, तो नीचे जो एयर प्रेशर है वो लो हो जाएगी, तो कोल्डर एयर उसकी तरफ, यहाँ पे जितनी भी ठंडी हवा है ना वो इस तरफ आने की कोशिश करेंगी। जब वो इस तरफ आने की कोशिश करेंगी, ये ऊपर जा रहा है, ये इस तरफ आने की कोशिश करेंगे, तो इससे क्या होगा, एक कन्वेक्शन क्रिएट हो जाएगा। इसके वजह से क्या हुआ, कन्वेक्शन क्रिएट हो गया एयर में। ठीक है, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जिसके थ्रू आप ये समझ सकते हो। अब नेक्स्ट चीज है कि जो विंड करेंट्स होते हैं, यानी कि जो ये हवाएं चल रही हैं, आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ। अर्थ में ये अनइवन हीटिंग की वजह से ये विंड जो करेंट्स होते हैं वो चलते हैं। अब कैसे ये होता है, एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये ग्लोब है, ठीक है, और ग्लोब में ये बीच में इक्वेटर है। ठीक है, इक्वेटर होता है 0 डिग्री, यहाँ पे होता है सन। ठीक है, सन जो है काफी ज्यादा, देखो सबसे ज्यादा गर्मी ना इक्वेटर पे ही पड़ती है। यहाँ पे इतने रीजन में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। जब बहुत ज्यादा इस जगह पे गर्मी पड़ेगी तो यहाँ से जो एयर है वो राइज कर जाएगा। ठीक है, एयर राइज करेगा ऊपर की तरफ। अब यहाँ पे ये कौन सा रीजन है, ये है पोलर रीजन, यानी कि ये क्या है, पोल्स। ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ये कौन सा पोल है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। दोनों ही बहुत ज्यादा गर्म है, तो दोनों ही बहुत ज्यादा ठंडे हैं। ठीक है, तो ये जो पोलर रीजन से जो ठंडी हवा है वो नीचे की तरफ आएगी, उसको भी तो गर्म होना है, वो गर्म, तो ये जो गर्म हवा है वो ऊपर की तरफ गई, ठंडी हवा नीचे की तरफ आई, यानी एक कन्वेक्शन क्रिएट हुआ ना। यानी कि जो आपका एरो है वार्म एयर का वो ऊपर की तरफ होगा और जो ठंडी हवाओं का है वो नीचे की तरफ होगा, ताकि वो भी इक्वेटर पे आए, वो हवा भी इक्वेटर पे आए, वो भी गर्म हो जाए। ठीक है, इस तरीके से काम होता है। सो द रीजन्स क्लोज टू द इक्वेटर गेट्स मैक्सिमम हीट फ्रॉम द सन, द एयर इन दिस रीजन गेट्स वार्म, वो गर्म हो जाती है। तो जब गर्म होंगी तो एयर राइज करेगा, जब एयर राइज करेगा तो जो कूलर एयर है वो उसकी जगह लेने की कोशिश करेंगे। कूलर एयर कहाँ से आया, वो आए पोलर रीजन से। ठीक है, इस डिग्री से आए कूलर रीजन, तो इक्वेटर के पास आए। अब ये जो विंड है ब्लो कर रहा है कहां से, फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ टुवर्ड्स द इक्वेटर। देखिए ये आपका ग्लोब है, ठीक है, ये इक्वेटर है और ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका ये आपका साउथ पोल है। देखो इक्वेटर है, इक्वेटर से क्या हुआ, काफी ज्यादा एयर गर्म हुई, वो ऊपर की तरफ गई। ठीक है, अब यहाँ पे हमको ये लग रहा है नीचे की तरफ, फिर नीचे की तरफ नहीं जा रही है, ये सिर्फ साउथ पोल की तरफ जा रही है। ठीक है, अब ये इस तरफ से एरो बना। अब इससे क्या हुआ, जो ठंडी हवा है वो इस तरफ आ गई, यहाँ पे भी ठंडी हवा इस तरफ से आ गई। ठीक है, तो एरो कुछ इस तरीके से बन रहा है। यहाँ पे है दीज विंड्स ब्लो फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ टुवर्ड्स द इक्वेटर, नॉर्थ एंड साउथ से इक्वेटर की तरफ जाएंगी। कौन सी विंड, ये ठंडी हवा की बात कर रहे हैं। एट द पोल्स द एयर इज कोल्डर देन एट द लैटिट्यूड अबाउट द 60 डिग्री, इतना ज्यादा ठंडी होती है। द वार्म एयर एट दीज लैटिट्यूड्स राइजेज अप and the cold wind from the polar regions rushes in towards its place to take its place, उसकी place लेने को उस जगह पे जाएंगे। So in this way wind circulation is set up from the poles to the warmer latitude, poles से इस तरीके से warmer latitude की तरफ आएगा और warmer latitude से इस तरीके से poles की तरफ जाएगा। ठीक है, गर्म हवा ठंडी होने को जाएगी, ठंडी हवा गर्म होने को जाएगी और इस तरीके से कन्वेक्शन क्रिएट होगा। लेकिन यहाँ पे जो आपको ये डायग्राम दिख रहा है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, जैसा मैंने बताया। ठीक है, क्योंकि मैंने तो आपको सीधा एरो बताया था, लेकिन यहाँ पे ये एरो कुछ इस तरीके से। क्यों ऐसा है, क्योंकि आपको ये भी पता है कि हमारी जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे रोटेट भी तो करती है, इसी वजह से ये एरो इस तरीके से। यहाँ पे पहले का यही क्वेश्चन है कि आई वंडर वाई द विंड्स शोन इन द फिगर आर नॉट इन एग्जैक्ट नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में नहीं है। क्यों ऐसा है, क्योंकि हमारी अर्थ जो है उसका रोटेशन हो रहा है, रोटेशन की वजह से ये एरो जो है उस तरफ, जिस तरफ रोटेट कर रही है उस तरफ एरो मूव कर जा रहा है। ठीक है, अब ये तो बात है अनइवन हीटिंग हमारे इक्वेटर और पोल्स पे। अब इसी तरीके से अनइवन हीटिंग लैंड और वाटर पे भी होता है। ठीक है, तो आपको ये बात पता है कि जो जमीन है वो काफी ज्यादा जल्दी गर्म हो जाती है इन कंपैरिजन टू वाटर। वाटर को समय भी लगता है गर्म होने में और ठंडा होने में भी वो उतना ही समय लगाती है। ठीक है, तो एक यहाँ पे सी ब्रीज और लैंड ब्रीज को समझते हैं डिटेल में। देखो समर के टाइम पे क्या होता है, नियर द इक्वेटर द लैंड वार्म्स अप फास्टर। ठीक है, इक्वेटर के पास जो जमीन है वो काफी जल्दी जो है गर्म हो जाती है। ठीक है, और इसी वजह से क्या होगा, जमीन का जो टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा हाई हो जाएगा। जब हाई होगा जमीन का टेम्परेचर, जैसे यहाँ पे हम इसको समझाते हैं, जब जमीन का टेम्परेचर हाई होगा तो इसके ऊपर जो एयर है वो भी तो वार्म होगा।
इसका भी टेम्परेचर हाई हो जाएगा, यानी कि वार्म हो जाएगा। ये वार्म होगा तो ऊपर की तरफ आ जाएगी, ठीक है। जब ऊपर की तरफ आएगी तो ये जो सी है, जो ये हमारी नदी है, नदी के पास जो पानी, जो हवा है वो काफी ठंडी है, तो ठंडी हवा इसकी जगह लेने की कोशिश करेंगी, ठीक है। ये गर्म हवा जो है ऊपर की तरफ जाने की कोशिश की, अर्थ जो है मूव किया, अर्थ रोटेट किया, ये एरो जो है वो इस तरफ चली गई, ठीक है। यानी कि जब ये इसकी प्लेस लेने की कोशिश करेंगी तो ये इसकी प्लेस लेने की कोशिश करेंगी। ऐसा ही होता है ना नॉर्मली, यहाँ भी आपने यही देखा है कि जो है आपकी गर्म हवा जो है ठंडी हवा के पास गई और ठंडी हवा जो गर्म हवा के पास गई, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसकी तरफ मूव की, इन्होंने ये इसकी तरफ मूव की, तो पहला जो है जब इसकी तरफ मूव किया तो क्या हुआ, इसने क्या किया, यहाँ पे प्रेशर कैसा था पानी का, यानी कि एयर का प्रेशर कैसा था, हाई प्रेशर था। यहाँ पे वाटर राइज, सॉरी एयर राइज होने की वजह से, जो कि वार्मर एयर है वो राइज होने की वजह से प्रेशर कैसा हो गया, लो प्रेशर हो गया। सो हाई से लो प्रेशर की तरफ जो है एयर मूव किया है। तो इन समर नियर द इक्वेटर द लैंड वार्म्स अप फास्टर एंड मोस्ट ऑफ द टाइम द टेम्परेचर ऑफ द लैंड इज हायर देन दैट ऑफ वाटर इन द ओशन, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। द एयर ओवर द लैंड गेट्स हीटेड एंड राइज, तो जमीन का जो एयर है, जो के पास का जो एयर है वो गर्म हो जाएगा, वो राइज कर जाएगा, और इसके वजह से क्या होगा, दिस कॉजेज विंड्स टू फ्लो फ्रॉम द ओशन टुवर्ड्स द लैंड। तो ओशन से जो ठंडी हवा है वो जमीन की तरफ आएगी, जिसको हम कहते हैं मॉनसून विंड। क्या कहते हैं, मॉनसून विंड। अब ये मॉनसून, ये जो वर्ड है ये कहाँ से आया, ये अरेबिक वर्ड से आया, जिस अरेबिक वर्ड है मौसम। मौसम का मतलब होता है सीजन, तो उससे जो है ये सीजनल जो विंड्स आती हैं वो बात आ रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहला जो हवा आया था, ये देखो पहली हवा, यानी कि जैसे ये वार्म एयर ऊपर की तरफ गया तो पहली हवा किस तरफ से आई, सी की तरफ से आई ना, सी की तरफ से आई, किस तरफ आई, लैंड की तरफ। तो इसको हम कहते हैं सी ब्रीज। क्या कहते हैं, सी ब्रीज, ठीक है। विंटर में ये जस्ट ऑपोजिट, जैसा ये ना, जैसा उल्टा हो जाता है विंटर में जो विंड का जो डायरेक्शन है वो फ्लो रिवर्स हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो हाँ, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जस्ट उल्टा हो जाएगा, जमीन से जो है वो ऊपर जाएगा, क्योंकि जो आपका पानी है वो, धूप तो निकलती नहीं, पानी एक बार गर्म हो गया तो अच्छे से गर्म हो जाएगा। या फिर रात के टाइम पे भी आप ऐसा समझते हो, रात के टाइम भी ऐसा ही होता है, सूरज है नहीं रात के टाइम पे, जमीन जो है वो तुरंत जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी हो जाती है, ठीक है। लेकिन पानी जो है देर में गर्म होता है और देर में ठंडा होता है। तो क्या होगा, यहाँ का एयर रात के समय, यहाँ का जो सी का जो एयर है वो काफी वार्म होगा। मैं यहाँ पे समझा देती हूँ, ये सी है और यहाँ पे लैंड है। सी का जो एयर है वो अभी यहाँ पे क्या है, वार्म है, काफी ज्यादा गर्म है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये ऊपर की तरफ राइज होगा। ये नाइट की बात कर रही हूँ, ये मैं दिन की बात कर रही हूँ, डे टाइम की बात कर रही हूँ, ये मैं नाइट टाइम की या विंटर टाइम की आप बात समझ लो, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ कि जो वार्म एयर है वो ऊपर की तरफ मूव हुआ। अब आपको पता है कि जो जमीन है वो जल्दी ठंडी हो गई, यहाँ का जो हवा है वो ठंडी हवा है, तो वो इसकी जगह लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये ऊपर चले गए, तो अब इससे क्या हुआ, एक और साइकिल क्रिएट हो गई। तो सबसे पहला जो विंड है वो किस तरफ से आया, इस जमीन की तरफ से आया, तो इसको हम क्या कहते हैं, लैंड ब्रीज कहते हैं, लैंड ब्रीज। यहाँ पे यही लिखा है सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। तो सी ब्रीज जो है वो आपका डे टाइम पे या समर टाइम पे चलता है, लैंड ब्रीज जो है वो नाइट टाइम में या विंटर टाइम पे चलता है, ठीक है। तो वही चीज लिखी है कि विंटर टाइम पे जो ये डायरेक्शन है जो विंड का, वो रिवर्स हो जाता है लैंड से ओशन की तरफ, ठीक है। अब आपको ये बात है कि जो ये विंड है जो ओशन से आ रही है, कैरी वाटर एंड ब्रिंग रेन, तो ये एक वाटर साइकिल का भी पार्ट है। जैसे यहाँ पे क्या होगा, ये सी से जब हवा आएगी तो हवा जो है पानी को भी लेके आएगी, तो जब पानी को लेके आएगी तो यहाँ पे बरसात भी होगी, ठीक है। ये भी एक इसी वजह से रेन भी होती है, ठीक है। क्लाउड्स ब्रिंग रेन एंड गिव्स अस हैप्पीनेस। अब देखो ये तो नॉर्मल सी चीज है कि जब बरसात होती है तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि फार्मर्स के बहुत सारे, इंडियन फार्मर्स की बहुत सारी चीजें ना रेन पे ही डिपेंड करती हैं। और बहुत सारे ऐसे इंडियन फार्मर्स है जिनके पास सुविधाएं नहीं है, वेल्स या ट्यूबवेल्स ये सब ज्यादातर नहीं है, वो रेन्स पे डिपेंड करती हैं। अगर बरसात हो गई तो अच्छी खासी फसल हो जाएगी, हार्वेस्टिंग अच्छी हो जाएगी। अगर बरसात नहीं होती है तो कई बार उनको ड्रॉट का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन हमेशा खुशियां नहीं होती, कई बार ये रेन जो है वो प्रॉब्लम भी क्रिएट करती है, प्रॉब्लम इन द फॉर्म ऑफ थंडरस्टॉर्म, प्रॉब्लम इन द फॉर्म ऑफ साइक्लोन। ये दो चीजों को हम यहाँ समझेंगे। थंडर स्टॉर्म का मतलब क्या होता है, थंडर का मतलब होता है आंधी, स्टॉर्म्स का मतलब होता है तूफान, आंधी तूफान, और दूसरा है साइक्लोन्स जिसको हम चक्रवात कहते हैं, ठीक है। अब मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के थ्रू ये दो और चीजें आई हैं, दो इमेजेस और आए हैं। यहाँ पे आप देखिए समर के टाइम पे साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आया है मॉनसून विंड्स। यहाँ पे आपका क्या है, इंडियन ओशन है, ठीक है। यहाँ से देखिए हवाएं इस तरफ से आ रही हैं,
तो अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड स्पेशली द राजस्थान डेजर्ट जनरेट्स मॉनसून विंड्स फ्रॉम साउथ वेस्ट डायरेक्शन इन समर। समर के टाइम पे साउथ वेस्ट, ये आपका साउथ है, ये आपका नॉर्थ है, ये आपका वेस्ट है, ये आपका ईस्ट है। तो साउथ वेस्ट, ये देखो कहाँ से एरो निकल रहा है, साउथ वेस्ट की तरफ से। और कई बार ये जो है ये वैसे तो मूव कर रहा है इस तरफ, लेकिन क्योंकि अर्थ रोटेट भी कर रहा है तो कुछ जो है विंड्स वो इस तरफ भी मूव कर जा रही है। तो इस तरीके से आपका विंड्स आ रहा है। अब ये जैसे ही विंटर के टाइम पे देखिए उल्टा हो गया है, विंटर के टाइम पे इस तरफ से मूवमेंट हो रही है, ठीक है, ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से मूवमेंट होती है। तो जस्ट यही है, समर और विंटर में उल्टा चलता है, ठीक है। अब थंडर स्टॉर्म और साइक्लोन को समझते हैं। थंडर स्टॉर्म जो है यानी आंधी तूफान, वो डेवलप कहाँ होता है, हॉट ह्यूमिड और ट्रॉपिकल एरियाज में, जैसे हमारा इंडिया है, यहाँ पे बहुत ही फ्रीक्वेंटली आपको आंधी तूफान अक्सर ही मिल जाता है, अक्सर ही हो जाता है। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है, टेम्परेचर काफी ज्यादा है, ठीक है। अब राइजिंग टेम्परेचर है तो बहुत जल्दी जल्दी जो है जो जमीन का जो हवा है वो गर्म हो जाएगी, ठीक है। जब जल्दी जल्दी वो गर्म होगी तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये वार्म एयर है, ये जल्दी जल्दी गर्म होगी, गर्म हुई तो राइज कर गई। अब यहाँ से जो ठंडी हवा है वो इसकी जगह लेने की कोशिश कर रही है। ये प्रोसेस इतना ध्यान रखना, ये प्रोसेस जितना यानी कि प्रेशर जो है वो लो हो गया ना, ये हाई प्रेशर है, हाई से लो, ये जितना साइकिल जितना तेजी से चलेगा उतनी तेजी से साइक्लोन आएगा, बस क्लियर इतना समझना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि राइजिंग टेम्परेचर है, प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग अपवर्ड राइजिंग विंड्स, तो उतनी ही तेजी से जो है, जितना तेजी से ये गर्म होगी उतनी ही तेजी से ये ऊपर भी जाएंगी। जैसे ही गर्म हुई फट से ऊपर चली गई, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए कि गर्म तवा है, गर्म तवा पे आप पानी जैसे डालते हो, एकदम गर्म तवा है, ठीक है, और उस पर पानी डालो एकदम से वो वेपर बनता है, वो एक जो सेकंड्स, माइक्रो सेकंड्स लगता है ना, सेम इसी तरीके से जब आपका एनवायरमेंट काफी ज्यादा गर्म हो गया, टेम्परेचर काफी ज्यादा राइज हो गया, तो ये जो पानी है वो उतनी ही तेजी से गर्म हो जाएगा, यानी कि एयर उतनी ही तेजी से गर्म हो जाएगा। तो वो ऊपर जैसे ही जाएगा ना, ऊपर जो है फ्रीज हो जाएगा, यानी पानी क्या है, ऊपर की तरफ ठंडी हवा जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो एक टाइम पे क्या होगा, उसका जो हीट है वो लिबरेट होना शुरू हो जाएगा, और जब हीट लिबरेट पूरी तरीके से होगा तो ऊपर की तरफ जाके क्या होगा, वो फ्रीज होगा, और फ्रीज होगा हैवी हो जाएगा, फिर से नीचे गिर जाएगा, तो फॉल डाउन। तो इस तरीके से जो ये वाटर ड्रॉपलेट्स है ये ऊपर जाते हैं और फिर नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि एयर कहीं ना कहीं वाटर ड्रॉपलेट्स को भी तो लेके जाता है, ठीक है। तो यही काम बार बार होता है और बहुत तेजी से होता है। सो द स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ द फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स अलोंग विद द राइजिंग एयर क्रिएट लाइटनिंग एंड साउंड। तो देखो जब ये चीजें बार बार होंगी ना, तो क्लाउड्स में क्या होगा ना, ये क्लाउड्स में चार्जिंग क्रिएट हो जाएगा, प्लस माइनस इससे चार्ज क्रिएट हो जाएंगी। और आपको पता है ये प्लस माइनस चार्ज जब क्रिएट होती है तो एक चट चट, जैसे हम स्वेटर्स भी पहनते हैं ठंडी में, और उसके बाद जब हम उसको रिमूव करते हैं क्योंकि वो हमारे बॉडी से चार्ज ले लेता है, तो एक चट चट की आवाज आती है, एक लाइटनिंग भी आती है उसमें। तो ऐसे ही जब हमारे क्लाउड्स में होता है तो वैसे ही लाइटनिंग और साउंड वहां भी क्रिएट होता है, ठीक है। तो इससे भी ये स्विफ्ट मूवमेंट हुआ। देखो यहाँ पे दो चीजों का मूवमेंट हुआ, एक तो जो वार्म एयर है वो ऊपर की तरफ मूव हुई, जो कोल्डर एयर है वो इसकी जगह लिया। तो पहली बात, वार्म एयर ऊपर की तरफ मूव हुई तो यहाँ प्रेशर क्या हो गया, लो। अब यहाँ पे कोल्डर एयर इसकी जगह पे आई तो यहाँ प्रेशर क्या था, हाई प्रेशर था, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। पहली बात ये समझ में आई आपको। दूसरी बात क्या हुई, जो ये वार्म एयर है वो जब जिस जगह से भी जा रही है ना, वहां पे मान लीजिए वाटर है, तो वाटर के ड्रॉपलेट्स को भी अपने साथ लेके जा रही है, ठीक है। वाटर के ड्रॉपलेट्स को भी अपने साथ इसलिए लेके जा रही है क्योंकि वार्म एयर है तो वो हल्की है, वाटर के ड्रॉपलेट्स बहुत हल्के हैं, हीट के फॉर्म में लेके जा रही है उसको ऊपर। अब जब ऊपर गई तो ऊपर जाके वो एकदम कई सारे वाटर ड्रॉपलेट्स एक साथ मिल गए, फ्रीज हो गए, भारी हो गए, तो फिर वो जो है वो नीचे गिर गए। तो इस तरीके से रेन भी क्रिएट कर रही है। तो ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट भी बहुत तेजी से हो रहा है और उसके साथ साथ बरसात भी हो रही है। तो इसी को हम कहते हैं थंडर स्टॉर्म, ठीक है, जिसमें आपके लाइटनिंग भी होता है, रेन भी होता है, साउंड भी क्रिएट होता है, सब कुछ होता है। तो जब भी ये स्टॉर्म किसी भी रीजन में आए तो आप बहुत सारे काम कर सकते हो, जैसे कि आप किसी आइसोलेटेड ट्री के नीचे नहीं रहना है, किसी स्मॉल ट्रीज, अगर आप फॉरेस्ट में भी हो तो किसी छोटे से पेड़ के नीचे रहो जो एकदम जो कैनोपी में है, ठीक है, नीचे की तरफ है, जमीन पे लेटना नहीं है, शेल्टर नहीं लेना किसी भी मेटेलिक एंड के पास, यानी कि अम्ब्रेला या फिर कोई पोल, इसके पास नहीं लेना शेल्टर, विंडो के पास या गैरेजेस या स्टोरेज शेड्स में आपको नहीं बैठना है, अपने घर में बैठे रहो, या कार या बस में अगर हो तो कोई दिक्कत नहीं, वहां पे आराम से रह सकते हो, पानी में हो तो बाहर निकल जाओ, ये सारे प्रिकॉशंस हैं जो आप ले सकते हो, ठीक है। अब ये थंडर स्टॉर्म, नॉर्मली आंधी तूफान तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जो आंधी तूफान है कई बार ये साइक्लोन का रूप भी ले लेती है। तो ये कैसे होता है, अब आपको ये बात अभी मैंने जस्ट बताई कि लिक्विड को जब आप हीट दोगे तो किस में कन्वर्ट होगी, वेपर में,
ठीक है। लिक्विड को क्या किया मैंने, हीट दिया, ये किस में कन्वर्ट होगी, वेपर में। वेपर क्या है, गैस हुआ। तो यही लिखा है वाटर रिक्वायर्स हीट व्हेन इट चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू वेपर स्टेट। अब ये डज द वाटर गिव बैक हीट व्हेन वेपर कंडेंस इनटू लिक्विड, ऑब्वियसली जब इस वेपर को, गैस को, जब ये लिक्विड में दोबारा कन्वर्ट होना होगा। अपने पहला एक्सपेरिमेंट जब हमने देखा था कंटेनर का, जिसमें आपने उस टिन को काफी ज्यादा गर्म किया, उसमें पानी था, उसको गर्म किया, और फिर टिन को जैसे ही आपने उसमें ठंडे पानी से डाला तो एक हीट भी लिबरेट हुई होगी, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं जब वेपर लिक्विड में दोबारा कन्वर्ट होता है तो ये जो हीट इसने अपने अंदर एब्जॉर्व कर ली है ना, उस हीट को ये एनवायरमेंट में रिलीज भी कर देगा, ठीक है। तो ये जब हीट को एनवायरमेंट में रिलीज करेगा तो इसकी वजह से क्या होगा, वहां का एटमॉस्फेयर जो है वो भी गर्म हो जाएगा। जब एटमॉस्फेयर गर्म होगा तो वो क्या करेगा, वो राइज करेगा तो जिस भी जगह से राइज किया वहां का प्रेशर लो हो जाएगा, और प्रेशर लो होगा तो जो ठंडी हवा है वो उसकी जगह लेने की कोशिश करेंगे। और ये साइकिल जितनी तेजी से रिपीट करेगी उतनी तेजी से विंड, उतनी ही स्पीड्स में जो है विंड बहेगी, ठीक है। यही लिखा है बिफोर क्लाउड फॉर्मेशन वाटर टेक्स अप हीट, वाटर जो है हीट लेती है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू चेंज इनटू वेपर, वेपर में चेंज होने के लिए। जब वाटर वेपर चेंज होती है दोबारा से लिक्विड में जब जाती है, यानी कि रेन ड्रॉप्स के फॉर्म में जब गिरती हैं, ये जो हीट है ये एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देती है। अब ये जो हीट को रिलीज किया है ना एटमॉस्फेयर में, इसकी वजह से एयर जो उसके सराउंडिंग है वो गर्म हो जाएगा। वो जब एयर गर्म होगा तो वो राइज करेगा तो प्रेशर जो है, प्रेशर काफी लो हो जाएगा। अब प्रेशर लो होगा तो काफी ज्यादा एयर जो है रश करेगा उस सेंटर पे जहां भी प्रेशर लो हुआ है, और ये साइकिल रिपीट होती चली जाएगी, ठीक है। ये साइकिल रिपीट होती चली जाएगी, ये चेन ऑफ इवेंट्स जो है वो रिपीट होते चले जाएंगे, यानी कहीं ना कहीं बीच में जो है प्रेशर काफी ज्यादा लो हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि उतनी स्पीड से, जितनी स्पीड से राइज कर रहा है उतनी स्पीड से विंड स्पीड आ नहीं पा रही है, तो यानी कि जो आपका प्रेशर जो है वो काफी ज्यादा लो हो जाएगा। तो जब लो प्रेशर होगा तो हमेशा आप देखो इस तरीके से पानी का जो जब भी किसी बॉटल को आप काफी उसमें पानी भर के हल्का सा खाली रखना और उसके बाद एकदम खूब तेजी से उसको राउंड राउंड घुमाना, तो आपको ना ऐसा एक इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा, ऐसे वी के फॉर्म में हो जाएगा। तो हमेशा देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्चुअली प्रेशर जो है काफी लो हो जा रहा है, ठीक है। तो लो प्रेशर हो रहा है और यहाँ पे हाई प्रेशर है, तो लो प्रेशर की वजह से क्या होगा, ये जो मूवमेंट है ये काफी स्पीड की वजह से ये प्रेशर इस तरीके से लो हो गया। तो इस वेदर कंडीशन को हम कहते हैं साइक्लोन। ऐसा ही कुछ साइक्लोन में भी होता है। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो साइक्लोन में काम करते हैं, विंड की स्पीड बहुत ज्यादा होगी, विंड का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में इस तरीके से मूव करना शुरू हो जाएगा, टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई रहेगा, ह्यूमिडिटी होगी, तभी तो ये सारा काम तो ह्यूमिडिटी का ही है। देखो सबसे पहला काम यही था, वाटर ने जो है गिव बैक कर दिया हीट को, ठीक है, लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए। तो ह्यूमिडिटी भी इसमें कंट्रीब्यूट करती है साइक्लोन में, ठीक है। तो साइक्लोन का यहाँ पे स्ट्रक्चर को उन्होंने समझाया है कैसा साइक्लोन का स्ट्रक्चर होता है। एकदम जो सेंटर है, जैसे अब साइक्लोन मान लीजिए ये हुआ है, तो ये जो बीच का जो सेंटर है इसको हम क्या कहेंगे, आई ऑफ द साइक्लोन। क्या कहेंगे, आई ऑफ द साइक्लोन। तो ये जो आई है उसमें क्या होता है, A large cyclone is a violently rotating mass of air in the atmosphere। इतना हाई हो जाएगा 10 to 15 किलोमीटर हाई, और डायमीटर कितना होगा, 10 to 30 किलोमीटर डायमीटर होगा, ठीक है। और ये जो रीजन होगा ये फ्री ऑफ क्लाउड्स होंगे, उसमें लाइट विंड्स जो है वो काफी लाइट होंगी, ठीक है। अराउंड दिस काम एंड क्लियर आई देयर इज अ क्लाउड रीजन ऑफ अबाउट 150 किलोमीटर इन साइज, और विंड स्पीड देखो काफी ज्यादा विंड स्पीड होगी, 150 से 250 किलोमीटर पर आवर, विद हेवी रेन। ये सारी चीजें होंगी। जो आपका ये साइक्लोन का एक मॉडल है वो यहाँ पे जनरेट किया गया है, काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। देखिए यहाँ पे विंड की जो स्पीड है वो इस तरीके से मूव करना है, ये नीचे से लो प्रेशर से इस तरीके से ऊपर की तरफ मूव करना शुरू हो, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से होगी। और बीच में जितनी भी चीजें ना, ये बीच में ये आई है, जितनी भी चीजें नीचे अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई भी चीज रखी है तो वो इस तरीके से वॉल्केनिक इरप्शन के तरीके से वो इस तरीके से उसको बाहर की तरफ फेंकना चालू कर देगी। साइक्लोन के बीच में जो भी चीजें आएंगी ना वो चीज घूम के कहीं कितने किलोमीटर दूर जो है फेंक जाएंगी, ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं। साइक्लोन का इमेज कुछ इस तरीके से सैटेलाइट इमेज है, ये सारी चीजें हैं।
वाटर भी राइज कर जाता है। अगर मान लीजिए वो साइक्लोन जमीन पे है तो ऑब्वियसली बहुत सारे किलोमीटर दूर वो घरों को या फिर सामान को ऐसे फेंक देगा, लेकिन अगर वो पानी में है तो एकदम आपको ऐसा लगेगा जैसे पानी की एक दीवार बन गई है। इस तरीके से पानी को 15 किलोमीटर तक ऊंचा कर देता है पानी को, ठीक है। तो इस तरीके से भी साइक्लोन कई सारे डिस्ट्रक्शंस कॉज करता है। तो ये जो साइक्लोन है इट इज वेरी डिस्ट्रक्टिव। स्ट्रॉन्ग विंड्स जो है वो वाटर को भी पुश कर सकते हैं इवन हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स अवे, ठीक है। ये देखिए वाटर का राइज जो है 3 to 12 मीटर ऊपर तक चला जाता है, ऐसा लगता है कि पानी की दीवार बन गई है, ठीक है। और इसके जो मेजर जो वल्नरेबल रीजन है वो है कोस्टल एरियाज। जो हमारे ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट जो है वो कोस्टल एरियाज, काफी ज्यादा वहां पे नुकसान होता है लोगों की प्रॉपर्टी का, लोगों की लॉस का। वहां के जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो भी काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाती है। और अगर इसी सिचुएशन में बरसात भी हो रही है तो फिर मतलब समझ सकते हो सिचुएशन कितना वर्स हो जाएगा। पानी खूब ज्यादा बरस रहा है, उसके साथ साथ ये डिस्ट्रक्शंस भी हो रहे हैं, सारी चीजें। तो ये जो हाई स्पीड होती है विंड्स की, ये साइक्लोन को कहीं ना कहीं एकम्पनी कर रही है, और इसके साथ साथ घरों को नुकसान, जितने भी कम्युनिकेशन सिस्टम है सब कुछ खत्म हो जाता है, बहुत ज्यादा नुकसान होता है, ठीक है। अब इसी साइक्लोन का ना नाम डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे मान लीजिए आप अमेरिकन कॉन्टिनेंट में जाओगे तो वहां पे अगर साइक्लोन होगा तो लोग उसको हरिकेन कहते हैं, या फिर जापान में या फिलीपींस में जाएंगे तो वहां पे टाइफून कहते हैं। तो नाम अलग है लेकिन काम वही, डिस्ट्रक्शन वही करता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है टॉर्नेडो। हमारी इंडिया में टॉर्नेडो इज नॉट वेरी फ्रीक्वेंट। एक्चुअली टॉर्नेडो होता क्या है, सिंपल इसका इमेज पहले देख लीजिए। ऐसा लगता है कोई एक काला सा बादल ना वो हवा मतलब ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे गिर रहा है, बादल नीचे की तरफ गिर रहा है, ऐसा फील होता है, ठीक है। तो ये लिखा है टॉर्नेडो इज अ डार्क फनल शेप्ड क्लाउड दैट रीचेस फ्रॉम द स्काई टू द ग्राउंड। और बहुत सारे टॉर्नेडोज वीक भी होते हैं, लेकिन वॉयलेंट अगर टॉर्नेडो की बात करें तो वहां पे विंड की स्पीड होती है अप्रोक्सीमेटली 300 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। डायमीटर अगर टॉर्नेडो की बात करें तो 1 मीटर से छोटा ही होता है, और कई बार 1 किलोमीटर से बड़ा भी हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन वो वीक है कि काफी ज्यादा वायलेंट है। तो यहाँ पे क्या होगा, द फनल ऑफ अ टॉर्नेडो, ये टॉर्नेडो क्या करेगा, उसका जो फनल है, जैसे देखिए इस तरीके से स्काई का इस तरीके से क्लाउड, फनल के फॉर्म में क्लाउड, जैसे आपका साइक्लोन था। तो ये क्या करेगा, जितने भी डस्ट है या डेब्रिस है सबको जो है, या कोई भी चीज है, कोई भी चीज है, उसको लो प्रेशर से उसको क्या है, सब चीज को सक करेगा और उसको काफी दूर दूर वॉल्केनिक इरप्शन की तरह इस तरीके से काफी दूर दूर फेंक देगा, ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं। अब इन्होंने एक चीज और बताई है साइक्लोन के बारे में, कि साइक्लोन जो है, मैंने अभी जस्ट बताया कि हमारे इंडिया में बहुत फ्रीक्वेंट हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि थंडरस्टॉर्म बहुत फ्रीक्वेंट होता है। तो ये जो साइक्लोन है यहाँ पे हमारा है, ये हमारा वेस्ट की तरफ का है, तो ये वेस्ट कोस्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो है, ये हमारा इंडिया का नीचे वाला नक्शा है, साउथ वाला नक्शा है। तो यहाँ पे ये वाला जो एरिया है ये ईस्ट कोस्ट है। तो जो ईस्ट कोस्ट है वो काफी ज्यादा वल्नरेबल है इन कंपैरिजन टू द वेस्ट कोस्ट फॉर साइक्लोन। सिंपल यही लिखा है यहाँ पे, इंटेंसिटी काफी ज्यादा हाई रहेगी आपके ईस्ट कोस्ट में, ओके। कुछ इफेक्टिव सेफ्टी मेजर्स हैं कि साइक्लोन की फोरकास्टिंग या वार्निंग सर्विस, क्योंकि आजकल काफी ज्यादा सैटेलाइट ने डिस्कवरी कर ली है या फिर काफी ज्यादा एडवांस्ड हो गया है, तो उससे हमको वार्निंग्स भी मिल जाती है। कंस्ट्रक्शन भी हो चुका है साइक्लोन के शेल्टर का उन एरियाज में जहां पे साइक्लोन बहुत ही फ्रीक्वेंट आ जाते हैं, तो उनका भी सहारा में लेना चाहिए, ठीक है। लोगों का क्या एक्शन होना चाहिए, सिंपल, लोगों की अगर कोई वार्निंग्स होती है तो उसको इग्नोर नहीं करना है। टीवी पे, रेडियो पे, न्यूज़पेपर पे भी जहां भी है, तो वार्निंग के पहले होता सिंपल सा यही चीज है कि अलर्टनेस। अगर आप वार्निंग पहले से आपको पता होती है तो आप अलर्ट रहते हो, आपको पता है कहाँ जाना है, आपको पता है किसको कॉल करना है, किस तरीके से मैं बच सकता हूँ या अपने लोगों को, अपने नेबर्स को, अपने दोस्तों को बचा सकता हूँ, ठीक है। और आपको क्या नहीं करना है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, वो भी चीजें आपको पता होती है, ठीक है। एक और चीज, एक और डिवाइस है जो कि विंड की स्पीड को मेजर करती है। अब आपको पता है कि चाहे आप साइक्लोन देख लीजिए, चाहे आप टॉर्नेडो देख लीजिए या थंडरस्टॉर्म देख लीजिए, या सिंपल विंड की स्पीड ही हो रही है, तो विंड की स्पीड बढ़ क्यों रही है, लो प्रेशर होने की वजह से। प्रेशर लो रहा है, कितनी भी चीजें हो, चाहे वो साइक्लोन हो, चाहे वो थंडरस्टॉर्म हो, क्यों हो रहा है, लो प्रेशर की वजह से। और हो किसकी वजह से रहा है, विंड की स्पीड की वजह से। तो विंड की स्पीड को भी तो हमें ऐसी डिवाइस होनी चाहिए ना जिससे हम विंड की स्पीड को नाप पाए कि कितनी ज्यादा तेज विंड की स्पीड है। जितना तेज विंड की स्पीड होगी उतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर सकती है, तो उतना ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। तो एक डिवाइस है जिसका नाम है एनीमोमीटर, जो विंड की स्पीड को मेजर करती है, ठीक है। ये दो उसके यहाँ पे इमेजेस भी दिखाए हैं, ठीक है।
अब कुछ प्रिकॉशंस भी हैं कि आपको अगर मान लीजिए किसी आप साइक्लोन हिट एरिया में, तो आपको ऐसे कोई भी रुका हुआ पानी में आपको ड्राइव नहीं करना है, कंटामिनेटेड पानी को नहीं पीना है, वेट स्विचेस को आपको टच नहीं करना, या फिर ऐसे घूमने टहलने के लिए बाहर नहीं निकलना है। जो रेस्क्यू फोर्सेस है उनसे डिमांड नहीं करनी चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए बेसिकली उनको। और आपको ये भी पता है कि आजकल किसी भी एरिया में जहां भी साइक्लोन बहुत ही जल्दी या बहुत ही एक्सपेक्टेड होता है हिट करना, वहां पे साइक्लोन की वार्निंग्स भी दी जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारे इस एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के वजह से ही हो पाया है, जिसकी वजह से हमको कभी कभी 48 घंटा या 24 घंटा पहले हमको अलर्ट जारी हो जाता है न्यूज़पेपर्स के द्वारा या फिर टीवी के द्वारा, रेडियो के द्वारा, कि जिस भी एरिया में है आप, वहां पे साइक्लोन आने वाला है। तो जो भी आप बचा सके, जिसको भी आप बचा सके, या जहां भी आप कॉल कर सके, आप वो सारी चीजों के लिए पहले से अपने आप को एक्टिव रखें। ठीक है, अब देखिए जितनी भी चीजें मैंने यहाँ पे आपको बताई है वो शायद थोड़ा सा आपको टफ या इजी जैसा भी हो, आप इसको फिर से समझने की, फिर से सुनने की कोशिश करिएगा और आपको समझ में आ जाएगी। जब बात आपको पूरी समझ में आ जाए तब आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे उन्होंने सिंपल वन वर्ड में चीजों को समझाया हुआ है कि क्या हो रहा है एक्चुअली, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन टू रीजन। देखो जहां भी एयर, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एयर वार्म हुआ, तो यहाँ पे एयर वार्म होगा तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कोल्डर एयर, यहाँ पे गर्म हवा है तभी तो ये ऊपर की तरफ जा रही है, यहाँ पे कोल्डर एयर है, तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर का डिफरेंस तो हुआ। टेम्परेचर का डिफरेंस हुआ तो कोल्डर एयर जो है इस लो प्रेशर की तरफ आएगी। ठीक है, तो एक कन्वेक्शन सेट हो जाएगा। ठीक है, ये गर्म हवा ऊपर गई, कोल्डर हवा जो है इसकी जगह लिया इन्होंने, गर्म हवा जहां पे थी पहले उसकी जगह ली। तो वार्म एयर राइजेस क्रिएटिंग अ लो प्रेशर एरिया। वार्म एयर ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ का जो प्रेशर हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो जो कूलर एयर है वो लो प्रेशर एरिया की तरफ आएगा, कन्वर्ज करेगा उस तरफ। ठीक है, तो वार्म एयर राइजेस, कूल्स एंड वाटर वेपर कंडेंसेस टू फॉर्म क्लाउड। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वार्म एयर जो है ऊपर की तरफ मूव हुआ। अब ऊपर की तरफ जब ये मूव करेगा तो धीरे धीरे हीट भी तो लिबरेट करता चला जाएगा। तो जब हीट लिबरेट करेगा तो ऊपर की तरफ ठंडा होगा। जब ठंडा होगा तो ये जो वाटर वेपर है वो क्लाउड्स की फॉर्म में कंडेंस होगा। ठीक है, अब क्लाउड्स के फॉर्म में यानी कि ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में कंडेंस होगा। जब ड्रॉपलेट्स, कई सारे ड्रॉपलेट्स एक साथ हो जाएंगे तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स जब बड़े ड्रॉपलेट्स हो जाएंगे तो काफी हैवी हो जाएंगे, और हैवी होंगे तो ये दोबारा से जमीन पे गिर जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ रेन के फॉर्म में गिर सकते हैं, हेल के फॉर्म में या स्नो के फॉर्म में गिर जाएंगे। तो ये जो फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स हैं इसके वजह से क्या होगा, जो एयर है वो और राइज करेगी विगरसली और थंडर स्टॉर्म भी होगा। ठीक है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इस साइकिल को और स्पीड देने के लिए ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो ऐसे वेदर कंडीशंस में जो है ये स्टॉर्म्स, ऐसे वेदर कंडीशन जहां पे ये बहुत ज्यादा आंधी तूफान आ रहा है वहां पे साइक्लोन भी डेवलप हो सकता है। और साइक्लोन क्या क्या नुकसान कर सकता है वो आपने देख लिया है फ्रॉम द फर्स्ट एग्जाम्पल जो इस चैप्टर में स्टार्टिंग में दिया है उड़ीसा में। ठीक है, सो विद दिस हमारे चैप्टर आज कंप्लीट होता है। थैंक यू। कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर पूछिएगा।